नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप लोगों को नमस्कार करता हूं। साथियों, जिस तरह से हमारे हर मुद्दे को लेकर क्रांतिकारी आवाज बुलंद होती है और क्रांतिकारी जो कदम दर कदम मार्च चलता है, उसी के बदौलत अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा क्रांति मार्च चला था 16 जिलों में, उसको भी हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि कई जिलों में तो ज्यादातर जो एक्टिव लोग थे उन सभी एक्टिव लोगों से हमारा परिचय हो गया था और अभी और जिलों में भी हमें जितने भी एक्टिव साथी लोग हैं उनसे भी मिलने जाना है। हर एक सीएचओ से पहले भी मैं लगभग मिल चुका हूं, लगभग सभी सीएचओ से, पूरे राजस्थान के सीएचओ से, क्योंकि इस सीएचओ की भर्ती में इतनी समस्याएं आई थी कि भाई चाहे कोई प्रमाण पत्र से संबंधित हो, चाहे आधार कार्ड से संबंधित हो, शुरू से लेकर लास्ट तक इतनी समस्याएं आई, यहाँ तक कि फॉर्म भरने तक की समस्याएं आई। फिर फॉर्म भरने के बाद हर जगह पे समस्या और हर चीज के लिए आंदोलन हुए, और वो भी कोविड के अंदर, और उसकी बदौलत आज अपन लोग यहाँ तक पहुंचे हैं साथियों। और जो जॉब का सर्टिफिकेशन होता है वो जरूर हम लोग अब तक हासिल नहीं कर पाए, उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्वाइनिंग के बाद जो उसी समय गाइडलाइन जारी होनी चाहिए थी, गाइडलाइन से संबंधित जो हमारे लगातार लड़ाई चल रही है सरकार से, वो लड़ाई बिल्कुल आखिरी पड़ाव में साथियों। सोमवार को भी शाम तक गाइडलाइन जारी हो सकती है, मंगलवार को भी गाइडलाइन मेरे हिसाब से जारी हो सकती है, लेकिन मंगलवार को तो हमारा घेराव है ही साथियों। तो जैसा कि आप लोग सभी साथी लोग आ रहे हैं मंगलवार को, मुझे ऐसा पता है, और सभी साथी लोगों से मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथी लोग वहां इकट्ठे हों, जिससे हम अपनी बात रख सकें और उस घेराव से यह सरकार को याद दिला सकें कि हम वही सीएचओ हैं जो बिल्कुल एकजुट हैं और हम इतने ताकतवर हैं कि पूरे राजस्थान सरकार को हिलाने का मादा रखते हैं। साथियों, हम प्रयास यही करते हैं कि भाई किसी भी सीएचओ पे अब नौकरी के बाद कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए हम समस्या को कोशिश यही करता हूं मैं कि डायरेक्टली मेरे स्तर पे उसको निपटा सकूं। सबसे पहली समस्या, जो सबसे मूल समस्या चल रही है पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर, जहां पे जो है सीएमएचओ, बीसीएमओ या एएनएम सभी से जो जिस प्रकार से जो दुर्व्यवहार की सी जो घटनाएं सामने आती हैं, तो मेरा खुद का दिल रोता है, पसीजता है, क्योंकि सीएचओ वर्ड जब पूरे इंडिया लेवल पे 2015-16 के जो हमारे आंदोलन के पश्चात आया था और इतने बड़े लेवल पे इसको मूल रूप देने का हम अभी प्रयास कर रहे थे, तो उसी की एक कड़ी में जो गाइडलाइन नाम का शब्द है, उसकी वजह से काफी परेशानियां सामना करना पड़ रहा है और इनसे सभी से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है साथियों। तो ऐसे के माहौल के अंदर हम लोग चाहते हैं कि पहले गाइडलाइन जारी हो। साथियों, गाइडलाइन जारी कराने के लिए लगातार संघर्ष जारी था। 100% इस शुक्रवार या बृहस्पतिवार को गाइडलाइन आने वाली थी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कि एंटाइड फंड भी उसी के अंदर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि फिर एंटाइड फंड के लिए अलग से फाइल जाती, फिर उसको अप्रूवल करते और लंबी प्रक्रिया हो जाती, कम से कम 1-1.5 महीना और आगे खिसक जाता है, क्योंकि नए एमडी साहब आते हैं उसको अप्रूव करते, जबकि पहले वाले एमडी साहब ने जब उसको अप्रूव कर दिया था तो भाई हेल्थ सेक्रेटरी साहब तक भी भिजवा दे अभी फाइल, और फाइल भिजवा के फिर मंत्री जी से अप्रूवल होके आने का भी था। तो साथियों, सारी पॉइंट्स उसी में जुड़वा रहे हैं, पूरी चीजें हो गई, कंप्लीट हो गई साथियों। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं 100% कि जो अगला वीक है, इसके बाद मैं कभी आपसे ये चीज नहीं कहूंगा कि भी आगे कब का समय, आखिरी वीक है साथियों। अपने भाई पे आप लोगों को विश्वास होगा, क्योंकि आपके भाई ने आप लोगों के लिए आज तक जो बातें बोली है लगभग सही निकली है। बस इतना है कि गवर्नमेंट के कामों में थोड़ा सा डिले हो जाता है, आप सभी को पता है। हम लोग फाइलों के पीछे लगे हुए हैं, तो बहुत मजबूती से उसको जल्द से जल्द करवाने का काम करते हैं। तो गाइडलाइन का मैं सबसे पहले बता दूं साथियों, 100% गाइडलाइन अगले वीक के अंदर आनी ही है 100%। सोमवार को भी आ सकती है शाम को, मंगलवार को भी शाम को आ सकती है, बुधवार को भी आ सकती है, पर मंगलवार को जब हम बैठ ही रहे हैं तो करवा के जारी करवा के उठेंगे साथियों। दूसरी चीज आ जाती है, आपके सभी को पता है कि भी ट्रेनिंग का फंड, ट्रेनिंग के फंड के लिए लगातार भागदौड़ जारी है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का है, 29 कॉलेजों का 51 करोड़ 38 लाख रुपए वो क्लियर हो गया है, बैंक को भेज दिया गया है एक तरीके से पैसा, और वो अब सिर्फ और सिर्फ जो बैंक है एक अकाउंट में डालता है, तो वो डालने के प्रोसेस जो है वो इतने सारे एक साथ युवाओं के अकाउंट में, सीएचओ के अकाउंट में पैसा जाएगा, तो 1-2 दिन का समय लगता है साथियों, आप सभी को पता है, क्योंकि ये तनख्वाह वाला पैटर्न नहीं है, ये ट्रेनिंग फंड का है, तो एक एक चीज देख के डालनी पड़ती है। नहीं तो तनख्वाह के लिए तो क्या परमानेंट अकाउंट जो है मंथली के हिसाब से बन जाते हैं, फिर उसमें फिक्स रहता है, उसमें डालनी है उस पैसे में पर मंथ के हिसाब से जो अकाउंट नंबर है वो। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ट्रेनिंग फंड जो गवर्नमेंट कॉलेज का 29 का तो एक है और 6 कॉलेजों का एक फंड है, वो सारे फंड बुधवार तक सभी के अकाउंट में आ जाएंगे। सोमवार मंगलवार
जाएगा साथियों, जिस तरह से कि भी 100% फाइनल है कि सोमवार और मंगलवार को 29 कॉलेज तक आ जाएगा और बुधवार बृहस्पतिवार तक लास्ट एंड फाइनल जो बाकी के 6 कॉलेजेस और 4 कॉलेजेस हैं उनका आ जाएगा शुक्रवार तक हर हाल में। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के। प्राइवेट कॉलेजेस का मैं आपको बता दूं साथियों, करीब 50 कॉलेजेस के समथिंग जो संख्या है वो आपको एक दो दिन में और क्लियर स्थिति कर दूंगा कितनी कॉलेजों का हो गया। लगभग 50 कॉलेजों के जो है अकाउंट डिटेल्स भेज दी गई है प्राइवेट की। और पहले प्लानिंग थी कि 27-28 कॉलेजों का अभी फंड डाल दिया जाए एक बार के लिए, लेकिन अब जितनी कॉलेजेस आ गई हैं उनका धीरे धीरे वेरिफिकेशन होते जा रहा है। अकाउंट का जो अकाउंट्स का सेक्शन है आरयूएचएस का, प्राइवेट कॉलेजेस का सारा फंड आरयूएचएस कर रही है और गवर्नमेंट कॉलेजेस का आपको पता है कि यहां से मैंने बता ही दिया था वीडियो में कि भी यहां से हो रहा है एनएचएम से। तो साथियों जो दीवान सर थे उन्होंने क्लियर स्थिति कर दी है यहाँ पे एनएचएम से तो, और उधर आरयूएचएस में एफए साहब से भी हम लोग मिले थे, वापस कल मिलूंगा। और जल्द से जल्द क्या है अकाउंट में सारी डिटेल्स चढ़ाना करना सारा काम करने वाला एक ही व्यक्ति आरयूएचएस में भी, और यही हालत एनएचएम में थी। तो उस एक व्यक्ति के द्वारा ये सारा काम किया जा रहा है। तो साथियों जल्द से जल्द वो भी कंप्लीट हो रहा है। अगले वीक में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की लगभग ट्रेनिंग फंड लगभग 70% से 80% काम हो चुका होगा। गवर्नमेंट का तो कंप्लीट ही हो जाएगा और प्राइवेट कॉलेजेस का भी 60 से 70% काम कंप्लीट हो जाएगा। जिन कॉलेजेस के अंदर दिक्कत आ रही थी उन सब कॉलेजेस जिनमें साइन करवा लिए गए थे उन कॉलेजेस में से 10-10 हजार जो सीएचओ हैं उनको तो मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी का फंड है वो एक बार के लिए रोका जाएगा। उसी में हम लोग लगे हुए हैं और उन्हीं लोगों के जरिए से कुछ लोगों ने अपने बीच में जो आपस में जो है ये भटकाव पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है, सीएचओ के दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं और सबसे बड़ी बात सीएचओ यूनिटी को तोड़ने की कोशिश जो चल रही है वो होने नहीं देंगे साथियों, किसी हाल में नहीं होने देंगे। ट्रांसफर जो है तो ट्रांसफर की मैं बता दूं साथियों, मंत्री जी से मिलेंगे और हम पहले मिले भी हैं। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ट्रांसफर खोलेंगे। भाई ट्रांसफर जब अन्य विभागों के हो रहे हैं तो सीएचओ के क्यों नहीं हो रहे? हमने सिर्फ इतनी बात कही थी, उन्होंने कहा कि होंगे, जरूर होंगे, जिसमें महिलाओं के, विडो के और मतलब फीमेल और फिर विडो और जो पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप्ड साथी हैं, इन सभी साथियों को एक तरफ करके पूरी तरह से इनका तो ट्रांसफर का होना ही होना है। लेकिन अदर जो बॉयज हैं, जितने भाई लोग हैं जो सीएचओ हैं, उनका भी ट्रांसफर की हमने मुख्य रूप से मांग रखी। तो जल्द से जल्द जब सब सेंटर खाली पड़े तो उनको भी जल्द से जल्द उनके क्षेत्र में पहुंचाने के लिए मंत्री से हमारी बात हुई है। इसको हम आंदोलन के जरिए से नहीं रख सकते इस बात को, क्योंकि ये हमारा अधिकार नहीं है। सरकार का एक तरीके से पूरा मामला होता है, कार्यप्रणाली होती है, वो उनकी ये है कि वो दे नहीं दे ट्रांसफर, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन जो एक गाइडलाइन, ट्रेनिंग फंड, सैलरी का लगभग ब्लॉक्स में क्लियर हो रहा है इशू साथियों। सैलरी ये सारे हमारे अधिकार है। तो साथियों ये सारे करते जा रहे हैं, सारे के सारे समाधान। बाकी आप लोग चिंतित ना हो, 100% हम जीतेंगे और लड़ेंगे। हमेशा सत्यमेव जयते की बात हमने की है। बैटिंग और स्पोर्ट्स की भी जल्द ही समाधान होगा, लेकिन वो एनएचएम एमडी साहब और पीडी साहब जब तक वहां पे नहीं लगेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो वो लिस्ट आने वाली है साथियों, अब जल्द से जल्द वो आने वाले हैं और हमारे जल्द से जल्द समाधान शुरू हो जाएंगे। वेटिंग और पहले स्पोर्ट्स आएगी फिर वेटिंग आएगी साथियों। अब इसके बाद मैं आपसे सबसे मुख्य बात आज से शेयर करना चाहता हूं, इसके लिए सभी लोग ये वीडियो जरूर देखें। ये तो साथियों काम हुए पहले की भी, पहले मैं हमेशा काम की बात करता हूं क्योंकि यूनियन और ये सब सिस्टम है ये हमने बहुत कर लिए साथियों। मैं 2007 से यूनियन में जुड़ा हुआ हूं और उसके बाद नर्सिंग राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन मैंने, राजस्थान स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन मैंने बनाया 2008-9 के अंदर, जब मैं सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में हुआ करता था साथियों। फर्स्ट ईयर में ही मैं जुड़ गया था और सेकेंड ईयर में तो मैंने एसोसिएशन बना ली थी। उसके बाद पूरे राजस्थान लेवल की साथियों। उसके बाद मैंने उसी को दूसरा नाम परिवर्तन भी करवाया, राजस्थान स्टूडेंट मेडिकल एसोसिएशन हुआ, जिसमें एकीकृत रूप से हमने लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद मैं मेडिकल एसोसिएशन से, मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन से नेशनल राष्ट्रीय महासचिव भी रहा, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन से नेशनल प्रेसिडेंट रहा हूं, यूनियनों में ही रहा हूं साथियों, संगठनों में ही रहा हूं। और संगठन इतने बनाए हैं हमने और इतने देखे हैं बनते हुए कि आज तक मैंने संगठनों से होते हुए कुछ नहीं देखा। आपको खुद को पता है कि भरत बेनीवाल जो मेरा जो लेटर पैड है, उस लेटर पैड की आपने विशेषता देखी होगी खुद साथियों, उसमें खुद में मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है और संगठन का नाम बाद में लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि साथियों ये देखिए, संगठन में भरत बेनीवाल और ये संगठन का नाम, साथियों ये चीजें होती हैं, आप सभी को पता है साथियों। बात वो नहीं होती, पूरे इंडिया लेवल पे कुछ संगठन होते हैं जो कोई एनएमसी से भी है, हमारा जो ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल से लेकर सभी काउंसिलों से एक तरीके से हम लोग
लेके सभी जगह पे, जैसे अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे कितनी भी काउंसिल्स हो, इंडिया लेवल की हो चाहे राजस्थान लेवल की हो, सभी से एफिलिएशन लेते हुए सब तरीके से उनके सामने जाके हम अपनी रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, हमारी हर चीज को रखते हैं। आज तक तो किसी ने हमारे पे कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं है और बकायदा रजिस्टर्ड नंबर मेरे लेटर पैड पे रहता है साथियों, रजिस्ट्रेशन नंबर, और हर एक एसोसिएशन का मेरा रजिस्ट्रेशन रहा है साथियों। पूरे इंडिया लेवल पे 19 स्टेट्स के अंदर हमारी टीम है। और साथियों, जिस प्रकार से आप एक दो लोग कह रहे हैं, हमें उस पे ऑडियो डाल के यूं कह रहे हैं कि भाई इसमें ऐसे होता है, रजिस्ट्रेशन वैसे होता है, तो इतने रजिस्ट्रेशन करवा दिए। मैं आपको बता देता हूं, ये रहे, आपको बता देता हूं सारी चीजें साथियों। ये जो राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत करवाए जाते हैं। और वो भी हम ये एक चीज नहीं है साथियों, इसमें पूरा आपको डाटा दिया हुआ है, आप देख लेना किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं। हमने पूरा करवा लिया साथियों, पूरी चीजें हम लोगों ने पूरी करवाने के बाद हमने तो रजिस्टर मेंटेन भी शुरू कर दिए हैं, रजिस्टर कार्यवाही कारिणी से रिलेटेड और सारी चीजें हैं, जो सारी चीजें। ये आवेदन पत्र किस प्रकार का होता है मैं आपको बता दूं। इसमें यह आवेदन पत्र होता है सोसाइटियों में रजिस्ट्रेशन के लिए। और धाराओं की जो बात कर रहे थे, 20 धारा 20 के अकॉर्डिंगली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। और जो नियम होते हैं अलग अलग धाराओं में, 1-2 धाराएं और होती हैं, सभी धाराओं के अनुसार इसमें जो है रजिस्ट्रेशन और जो भी पावर से रिलेटेड और पदाधिकारियों से रिलेटेड सारी चीजें होती है साथियों। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं कि भी किस तरह से आपको पता होगा पूरे राजस्थान में अभी संविदा कर्मचारी संघ कितने बने हुए हैं, गिनती है कोई? कर्मचारी संघ कितने बने हुए हैं? नर्सिंग में कम से कम 17-18 कर्मचारी संघ बने हुए हैं। फिर प्राइवेट नर्स एसोसिएशन अलग बने हुए हैं बहुत सारे। उसके अलावा स्टूडेंट्स के अनाप शनाप बने हुए हैं, यूनियंस। आप यूनियन कह रहे हो ना कि यूनियन कितनी यूनियन गिनाऊं मैं? दुकानें चल रही हैं 70%, तो 70 से 80% तो दुकानें बना दी, सिर्फ चंदे की दुकानें। साथियों, किया क्या आज तक? भरत बेनीवाल नाम इतना है कि भाई मैं किसी लेटर पैड पे बिना किसी यूनियन के सिर्फ अपना नाम भी लिख के दे देता हूं ना, उससे भी सरकार के ये रहता है कि 100% बहुत भारी लेटर पैड भी हमारा इतना भारी लेवल का कि इंडिया में शायद सबसे मजबूत लेवल पे हमारा लेटर पैड होगा साथियों। उसके बावजूद कुछ लोगों को ये लगा हुआ है हाँ ये यूनियन वो। भैया कितने यूनियन है? नर्सिंग ऑफिसर पदनाम बनवाने के लिए 18 यूनियन लगे हुए थे, 5 साल लग गए। यार किस तरह की यूनियन चलाना चाहते हो आप लोग? क्या धुलाई भत्ता 100 रुपए बढ़ाने के लिए आज तक नहीं बढ़ पाते हैं लोगों से? किस तरह की यूनियन बनाना चाहते हो? पे ग्रेड है उनकी जो बढ़ाने के लिए वो चलते रहते, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना आज तक, जो है वो वहीं अटके पड़े हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ इन यूनियन बाजियों में उलझ के रहना। पहले बात करो काम की, गाइडलाइन कब जारी होगी, अपनी योग्यता निभाइए। कुछ लोगों को ये है कि कल की तारीख में इनको प्रदेशाध्यक्ष बना दो, सीधा प्रदेशाध्यक्ष बना दो, नहीं तो ये यूनियन बना लेंगे। भैया इनको जवाब दो आप लोग। साथ सीधी बात ये है, कुछ लोगों को पद की लालसा रहती है तो वो 1-2 लोग इनके साथ घूमने की कोशिश करें। अरे भैया आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, तुम भी कम से कम पद के लालच में मत रहो, पद बना लो ना आप लोग, 100,000 बनाओ लो। मैंने बता दिया सारी प्रोसेस। और मैं जो अग्रवाल जी हैं, जो जहां सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनके रजिस्ट्रार साहब हैं, तो उन अग्रवाल साहब से भी मैं फोन करके बोल दूंगा कि भाई हाँ साहब इनका जल्दी कर देना थोड़ा रजिस्ट्रेशन। और कितनी करवानी है तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन? इन रजिस्ट्रेशनों से कुछ नहीं होने वाला। काम कीजिए अपनी फील्ड के लिए, काम करोगे अपने आप, प्रेसिडेंट ही हो आप अपने आप में। तो साथियों, मैं आपसे ज्यादा कुछ इस बारे में कहना नहीं चाहूंगा। हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्ट्रेशन भी इसी स्तर पे करवाया है कि बहुत बड़े स्तर पे। आपको बता देता हूं, नेशनल लेवल पे भी हमने रजिस्ट्रेशन का पूरा काम कर लिया है। और आपको सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, वो अलग करवाया। सोसाइटी के तहत जो करवाया वो अलग करवाया। 2-2 तरीके से 2-2 रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे हमारे पास, और वो भी अलग अलग तरीके से। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके की सारी चीजें उसमें हमने, चाहे किराएनामे से रिलेटेड हो, जो ऑफिस रहेगा उसका किराएनामे से रिलेटेड हो, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत। मेरे को सफाई देने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे दुख होता है साथियों, जब कोई अच्छा कार्य होने जा रहा हो ना, बहुत बड़ा कुछ अच्छा कार्य होने जा रहा हो, तो बहुत दुख होता है। 10,000 रुपए का हमने इसमें चालान करवाया सोसाइटी वाले में, और उसमें अलग चालान हुए, वो अलग राष्ट्रीय स्तर पे नीति आयोग से बकायदा हम अप्रूवल ले रहे हैं। आपको ये और बता देता हूं, पूरे इंडिया लेवल पे जो सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860, इस पे पहले मेरा एक संगठन रजिस्टर्ड है। और मैं आपको बता देता हूं इसके बाद कि भी संघ विधान पत्र और विधान जो है उसकी नियमावली वो पूरी, वो आप देख लेना। धारा 20-20 के अकॉर्डिंगली हम लोग
और इसमें साथियों कुल मिलाकर कई लोग कह रहे थे 7 की नहीं, हमने 10 से ऊपर CHO और साथ में अदर पद जो साथी लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स इसमें दिए, और जो मैं खुद मेरे भी डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने, और जो CHO हैं उन सभी के भी मैं नाम आप लोगों के सामने डाल दूंगा। वो जिन CHO के मैंने नाम इसमें डलवाए हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन के तहत हमने लगाए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स चाहे वो राशन कार्ड और जो उनके शपथ पत्र से लेके और उनके जो स्टाफ नोटरी करवा के सारी चीजें हमने विद प्रोसेस करवाया सारा काम, और जो पासपोर्ट साइज फोटो लगा के पूरे तरीके से उनका सारा काम हुआ है ये आवेदन पत्र के हिसाब से। और उनको भी सबको राजपत्रित जो अधिकारी होता है, ये राजपत्रित अधिकारी, ऐसे 4-5 फॉर्म और पड़े हैं मेरे पास, ले जाना आपको किसी को रजिस्ट्रेशन कराने हो तो। वैसे भी ये मेरे को पता है ना, काम तो हमें ही करना पड़ेगा, इनसे होने वाला क्या है, कुछ नहीं, लेकिन अब आपकी इच्छा है तो हम करवा देते हैं। साथियों ये सारे रजिस्टर्ड जो आपके गैजेटेड ऑफिसर होंगे या नोटरी पब्लिक करवानी पड़ेगी, इसमें करवा के आप लोग लिख सकते हैं साथियों। और जो आवेदन प्रमाण पत्र था जिस तारीख को मैंने लगाया था उसकी भी कॉपी डाल देंगे, उसकी कॉपी खैर डालने की जरूरत ही नहीं है, 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे मिल चुके हैं। एक के तो रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आने वाला है, सोसाइटी का आने वाला है, और जो राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से जो हमने सेक्शन 8 के हिसाब से पूरा जो तैयार किया मामला, उसके हिसाब से हमारा आ चुका है। साथियों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लोग आप लोगों को जबरदस्ती यूं करने का, संस्था के नाम से लेके पूरी जो पंजीकृत कार्यालय का एड्रेस से लेके किरानामा सारी चीजें मैंने दिखा दी। संरक्षक और संयोजक के रूप में मैं खुद काम करूंगा ताकि आप लोगों को मार्गदर्शन की जहां भी जरूरत पड़े हम हर तरीके से आपके साथ हैं। लेकिन साथियों जो मैंने एक वो डाला, वो कल परसों एक चार्ट डाला, वो मैं आपको बताता हूं। जो प्रारूप था वो CHO कार्य समिति का जो प्रारूप था, आप देखिए CHO फेडरेशन जो राजस्थान के हिसाब से नहीं पूरे इंडिया लेवल के हिसाब से बनी, और राजस्थान के लिए सोसाइटी का अलग से हमने करवाया है। साथियों सारे काम हो रहे हैं राजस्थान वर्ड इसलिए कि राजस्थान के हिसाब से, स्टेट वाइज हम अलग कर रहे हैं और ऊपर राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से अलग से कर रहे हैं। तो CHO जो कार्य समिति है ना, उसका पूरा प्रारूप मैंने डाला था, कितने इसमें पदाधिकारी होंगे, क्या नहीं होंगे। चुनाव कमेटी अलग से होगी, चुनाव व नियुक्ति कमेटी, जिसके अंदर ये नहीं कि सर्वसम्मति से और या चुनाव प्रक्रिया से या जो योग्यता के आधार पे आप लोग जितना काम करेंगे जो योग्य होगा। पहले सभी ब्लॉक्स में एक डेलीगेट यानी प्रतिनिधि, एक नहीं, हर ब्लॉक में 7-7, 8-8 जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे। वो ब्लॉक्स का भी मैंने चार्ट डाल दिया, ये सारे प्रतिनिधि चुने जाएंगे साथियों, पूरे के पूरे ब्लॉक्स के ये हैं, और इसमें पूरी मैंने डाटा डाला है हर चीज का। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जिला स्तर का पूरा डाटा है कि कितने मेंबर्स लिए जाएंगे, और फिर इसमें सारे मेंबर्स पहले डेलीगेट्स लेंगे इन सभी को, पर किसी को अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष कुछ नहीं बनाएंगे अभी। एक बार इस प्रक्रिया को शुरू इसलिए कर रहे हैं, ये जो चार्ट डाला है ये सिर्फ इसलिए डाला है कि इस तरह से प्रक्रियाएं होंगी तो सभी लोग अपने अपने नाम भेजें। तो इसलिए मेरा जो फोन नंबर है 9309393793, इस पे आप लोग अपनी पोर्टफोलियो व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मैं भी इसमें ज्वाइन करना चाहता हूं। साथियों आप ही का संगठन है, आप ही लोगों के लिए कार्य करेगा, और इस संगठन के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या है वो सारे हमने लिख के दे दिए हैं। अब मैं आपको बता दूं साथियों, जो ये इसके अंदर जो कमेटियां बनी हुई है हर एक अलग अलग, किसी भी संगठन में नहीं रहती इस तरह की इतनी कमेटियां, चाहे वो चुनाव और नियुक्ति की कमेटी हो, जो मैंने बता दिया कैसे करेंगे। अपन डेलीगेट चुनेंगे पहले पूरे राजस्थान से, फिर जो उनमें से सिलेक्टेड वो डेलीगेट्स आपस में चर्चा करके सहमति से फिर वो अध्यक्ष बनाएंगे, जिलाध्यक्ष बनाएंगे। पहले एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि चुने जाएंगे पूरे ब्लॉक से। पहले तो पूरे राजस्थान के आप देख लो 7-7 अगर पर ब्लॉक से चुनते हैं तो 200 के करीब ब्लॉक है, 200 से ऊपर है, 244 के करीब तहसील आ जाती है वैसे देखी जाए तो, लगभग इतनी अंदाजन। तो गुणा कर लो आप कितने हैं। फिर जिला स्तर पे भी अलग से प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और फिर 33 ऐसे होंगे जो प्रतिनिधि होंगे, उसके अलावा जो पदाधिकारी होंगे सारे के सारे प्रदेश स्तर पे। ऐसे जिला स्तर पे 21 लोग होंगे, और जो कुछ एक प्रतिनिधि उसमें अलग से और डालेंगे, जिनकी बैठक होगी, कमेटियों की बैठक होगी, सारे काम होंगे। और साथियों इसमें जो चीज है सबसे मेन बात, इसमें हम लोग वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। कोई लोग यूं कह रहे हैं कि भी सरकार ऐसे कार्रवाई कर देगी, वैसे कार्रवाई, कल को हमारा अप्रूवल नहीं होता है तो ये नहीं होता है तो वो नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं साथियों, दुनिया भर के संगठन चल रहे हैं, आज तक किसी पे पहली बात तो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, और सबसे जबरदस्त संगठन जो बनने जा रहा है पूरे इंडिया लेवल का वो हमारा ये संगठन होगा। और उसकी सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, हमने वेबसाइट बना रहे हैं। सबसे पहली बात, जो वेबसाइट तभी बनेगी जब हमारा सारी चीजें वैलिड होंगी, और उस वेबसाइट पे ही ऑनलाइन पोर्टल होगा, वो वेबसाइट खुलेगी, उसमें ऑनलाइन आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, मेंबर बने, और जिसको पदाधिकारी बनना है वो भी उसमें अप्लाई कर सकता है, और पदाधिकारी के लिए अप्लाई होगा उसी में, उस पोर्टल के अंदर ही। और साथियों
उसके अंदर कुटुंब ऐप भी बना रहे हैं हम अलग से। सीएचओ से रिलेटेड क्या क्या चीजें, अच्छी अच्छी चीजें क्या क्या हो सकती हैं, ग्रामीण सेवाओं मेंबर्स जो हैं वो जुड़ेंगे और उसी से डेलीगेट्स चुन के आएंगे। डेलीगेट्स चुनने के लिए एक खास बात और है कि भी कुछ जिले और बचे हुए उनमें भी क्रांति मार्च करेंगे और उस क्रांति मार्च का प्रभाव भी आपने देखा था, सारी मांगे हमारी धीरे धीरे पूरी हो रही थी। साथियों, सभी जिलों में हम गए थे, उसी की बदौलत आज ज्वाइनिंग मिली थी, क्योंकि सभी को पता है उसी की बदौलत ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न हुआ था। सभी चीजें जो क्रांति मार्च हुआ था उससे सरकार डरी हुई थी कि पता नहीं क्या कर देंगे सीएचओ का इतना मजबूत माहौल अगर आज तक किसी भी कर्मचारी संघ के इस तरह के प्रोग्राम हुए हों, जैसे 16 जिलों में हुए अभी इस तरह के हुए हों, तो मुझे आप बता देना साथियों। ये एकजुटता है और उन 16 जिलों में इतनी मजबूत एकजुटता है। बूंदी के साथियों ने देखे क्या किया, फटाफट इकट्ठे हुए, काम हो गया। भीलवाड़ा में भी साथी लोग सभी गए, फटाफट काम हो रहा है। कहीं भी दिक्कतें आ रही, कोई भी क्षेत्र में जहां भी किसी भी दौसा में कल सभी साथी लोग, अभिषेक वगैरह साथी लोग सभी इकट्ठे हुए, 2 मिनट में उन लोगों के काम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी एकजुटता का सरकार को पता है। उन सभी के पास ये संदेश है कि क्रांति मार्च के दौरान भी इनकी इतनी बड़ी भीड़ और एक साथ एक सीएचओ एकजुट था उस वक्त। साथियों, इसी तरह से दूसरे बचे हुए जिलों में भी जो लोग साथी लोग हैं, प्लानिंग कर ले प्रोग्राम की। जल्दी हम लोग आ रहे हैं, आप अपना प्रोग्राम करिए सिर्फ सौहार्द मिलन का। भरत बेनीवाल सिर्फ आप लोगों की यूनिटी देखने आएगा और क्रांति मार्च का एक सरकार को मैसेज देने आएगा। कलेक्ट्रेटों पे प्रदर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि भी हमारे इतने सीएचओ, 300 से 400 सीएचओ इस जिले में मौजूद है और सारे एकजुट है। उनके प्रतिनिधि के रूप में आप लोग मेरे साथ चलेंगे और कलेक्टर को हम ज्ञापन देंगे हमारी मांगों को लेकर। और हमारी अब मांगे खत्म कंप्लीट होने वाली है। ये वाली तो जो रेगुलर चल रही थी भर्ती से रिलेटेड, गाइडलाइन की खत्म होने वाली है, टाइप फंड की गाइडलाइन जारी होने वाली है। साथ ही साथियों, सबसे बड़ी चीज की भी जो फंड है वो मिलने वाला है, ट्रेनिंग फंड। और साथ में सैलरी का जो है मामला शुरू हो चुका है, लगभग गिनी चुनी जगह पे सैलरी का नहीं हुआ है, जहां पे इस सप्ताह में 100% सैलरी का, जहां पे 15th कमीशन के हिसाब से जो सैलरी आती है कुछ जिलों में, उनमें अभी भी अटकी पड़ी है। कुछ ब्लॉक्स में अटकी पड़ी है, वो ब्लॉक्स का भी मामला क्लियर कर दिया है साथियों, क्योंकि कई लोग जगह पे टीडीएस का रूल्स नहीं ध्यान था, तो इस तरह से दिक्कतें आ रही थी। अब साथियों, मैं आपको बता दूं, जो संगठन से रिलेटेड आपको सारी चीजें मैंने बता दी। बाकी संगठन की साथियों सबसे बड़ी मेन बात है लीगल सेल। लीगल सेल होगी अपनी। लीगल सेल में आनंद शर्मा जी जो एडवोकेट साहब हैं, जिन्होंने रीट का केस, अभी रीट रद्द हुई है, वो मेरे यूथ साथी हैं, मेरे साथ हम लोगों ने लॉ भी किया है। उन्होंने सीनियर है वो मेरे से, मैं जूनियर हूँ। साथ में जो मोहित खंडेलवाल जी हैं, जिन्होंने एसओजी में मुकदमे दर्ज करवाए थे अभी, चाहे वो पैरामेडिकल भर्ती को रीट से संबंधित हो। साथ ही नवीन जी और गोविंद जी, ये सभी हमारे लीगल सेल के मेन वकील हैं, एडवोकेट साहब। और जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी हमारे जो वकील हैं उदय जी, उनका भी इसमें साथ में लीगल में है पूरा मामला इंडिया लेवल पे। तो साथियों, हमारा मुख्य मुद्दा अब आगे चल के ये गाइडलाइन तो ये तो होने वाले हैं सोल्यूशन, मुझे पता है 1-2 दिन का है, लास्ट 2-3 दिन का बचा है, यानी अगला सप्ताह सारी समस्याओं समाधान हो जाएगा। सिर्फ बचेंगी छोटी मोटी ट्रांसफर वेटिंग और ये सारी चीजें, तो वो भी जल्दी समाधान कराएंगे। लेकिन साथियों, असली मुद्दा हमारा है जो सीएचओ वर्ड हम 2015-16 में लेके आए, तो प्रेस्क्रिप्शन के लिए हमें मिल गया, परमिशन मिल गई, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमें अभी तक ढंग से परमिशन नहीं मिल पाई है और उसके लिए हमारी लड़ाई अब शुरू होगी। और साथ ही जो परमानेंट 5 साल बाद करने के लिए हमें गारंटी लेनी है सरकार से, वो लेकर हम रहेंगे, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। और वो जिस दिन पूरी हो जाएगी, उस दिन आप चाहे भरत बेनीवाल ने जब आपका गोद लिया है, तो वादा करता हूं ये काम करवा के ही हटूंगा साथियों। उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। आप लोगों को अगर लगता है, तो किसी को ये लग रहा हो कि भरत बेनीवाल की वजह से दिक्कत आ रही हो, तो वो भी मैं चला जाऊंगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का नेतृत्व इस हिसाब का व्यक्ति कर रहा है जिसको ना तो ट्रांसफर से डर, जिसको ना सस्पेंड होने से डर, जिसको पे ना मुकदमों का डर। तो इसलिए सरकारें भी डरी हुई है और इंटरनली कुछ लोगों को ये हो रहा है कि आप लोगों का काम नहीं होने देना चाहते, पता नहीं क्यों नहीं होना देना चाहते। सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि वो खुद प्रदेशाध्यक्ष बनना है उनको, उन्होंने मेरे को खुद बोला उस वक्त, तो मुझे दुख होता है 1-2 लोगों ने कि भाई, मैंने कहा आपने किया क्या अभी तक प्रोफेशन के लिए, कुछ करके दिखाइए, हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन वैलिड ही इंसान हमारा हर एक सीएचओ प्रदेशाध्यक्ष है, हर एक सीएचओ प्रेसिडेंट है अपने आप में साथियों। इसके अलावा मैं आपको एडवोकेट लीगल सेल का बता दिया। फिर साथियों, यूथ पूरे के पूरे एम्स 80-20 का भी आनंद जी लगाया। 8 स्टेटों में हमने केस लगाए इंटरनली, अलग अलग राजस्थान में लगाई, साथ ही अलग से 7 स्टेटों में और अभी जो केसेज जो फाइलें लगाई है एक साथ में, अभी बहुत बड़ा मामला होने वाला है, मैं बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग ही गए थे 80-20 में, और अभी इस तरह से अब आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज को साथियों। अब मैं आपको बता दूं जो ब्रांड एम्बेसडर की बात, ब्रांड एम्बेसडर जो हम लोग रखना चाह रहे हैं, उसमें वीरेंद्र सहवाग और विजेंद्र सिंह बॉक्सर और जो गौतम गंभीर और अवनी लेखराज, इस तरह के जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं, इनमें से कई लोगों से हम लोग जो है हमारे संगठन का जो विमोचन करवाएंगे, हम लोग जो पूरे संगठन का एक तरीके से विमोचन जो
पूरा वेबसाइट का विमोचन हो, चाहे इन चीजों का हो, तो इनका विमोचन भी हम उनसे कराएंगे। साथ ही उनको कोशिश करेंगे ब्रांड एम्बेसडर भी बने। और संरक्षक के रूप में डॉक्टर नरेश त्रेहान पहले रहे हैं हमारे, तो एम्सा के, और उस टाइम उसी तरह से डॉक्टर नरेश त्रेहान जैसे वेदांता हॉस्पिटल के मालिक है। किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमें एकजुट होकर चलना है और उस एकजुटता के लिए ये काम चल रहा है। सभी स्टेट्स में मेरी बात हो गई है, सभी सीएचओ भी हमारे साथ आने के लिए तैयार है। जब पूरे देश के सीएचओ एकजुट होने के लिए तैयार है तो हमारे राजस्थान में कहां दिक्कत है। साथियों, हमें कहीं भी कुछ भी नहीं सोचना। सीधी बात यह है कि हमें सोचना है तो हमें परमानेंट होने के लिए सोचना है, हमें सोचना है तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन लिखने की हमें इजाजत मिले उसके लिए सोचना है। पूरे इंडिया लेवल पे यह आंदोलन तैयार हो चुका है, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। साथियों, सिर्फ सीधी सी बात यह है कि संगठन की बात इतनी है कि आपको पता है कि कितने संगठन चल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। जो संगठन चल रहे हैं उनमें भी कई जो आंदोलनकारी हैं उन पे मुकदमे भी दर्ज हुए आज तक। रेशमा में 2 मिनट में बंद कर देते हैं। रेशमा एक धारा होती है जिसके तहत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, 2 मिनट में रेशमा लगाते हैं और ऐसे हो जाते हैं। लेकिन भरत बेनीवाल पे कौन रेशमा लगा लेगा, बताओ आप। साथियों, मुझे ये नहीं है कि आप लोग आओगे तो ही बड़ा स्तर पे आंदोलन होगा। मैं आंदोलन के लिए अपने स्तर पे अपने साथी लोगों को जो पहले से मेडिकल एसोसिएशन से, स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए, चाहे अदर साथी लोग हैं, चाहे फार्मेसी फील्ड को, पैरामेडिकल के, सभी फील्ड के लोग हमारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमने उनका हमेशा साथ दिया है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि भी एम्स जैसे नर्सेज यूनियन है, उसके अध्यक्ष है हरीश भाई, उनपे भी एक बार अभी सस्पेंड कर दिया गया और उन्होंने आंदोलन किया था स्ट्राइक के दौरान। क्या हो गया बताओ, हो गई ना सस्पेंड 2 मिनट में, लेकिन कुछ हुआ। ऐसे ही कई कर्मचारी नेता ऐसे हैं, बहुत सारे लोग। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है साथियों, बहुत सारे साथी लोग हैं जो एक एक साथी की छोटी से छोटी समस्या को लेकर भी हम आंदोलन करने की तैयारी रखते हैं, उनके संबंधित सीएमएचओ से बात करने की हिम्मत रखते हैं, सब कुछ करने की बात रखते हैं। तो साथियों, क्यों नहीं करेंगे, हर चीज करेंगे और सभी के लिए करेंगे। और मैं तो इसी तरह से लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैंने मेरे सीएचओ को गोद लिया और मैं कोई भी, चाहे एक माता पिता हो या बड़ा भाई हो, वो कभी भी अपने बच्चों पे कोई आंच नहीं आने देता और उसी तरह से लड़ता रहूंगा, चाहे कोई दुनिया की ताकत आ जाए बीच में। 100% हर चीज में सफलता लेके दिखाएंगे। गाइडलाइन वाला भी अंतिम सिस्टम है, सभी लोग आपके खिलाफ लगे हुए हैं कि कैसे भी गाइडलाइन जारी होती है तो आपके अधिकारों का, आप लोगों का यूं मान लो पॉजिटिविटी आती है तो वो समस्या हो रहेगी इनके, जल्दी से ये हो जाएगी तो फिर इनको रगड़ नहीं पाएंगे। सीधी बात ये है। तो साथियों, आप लोग इस चीज से बचने के लिए जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, एकजुट रहे। वेबसाइट लॉन्च हो रही है बहुत जल्द। वेबसाइट तभी लॉन्च होती है कि भाई बिल्कुल फेयर काम होता है, क्योंकि वेबसाइट में अगर कोई कुछ भी अगर फर्जीवाड़ा है तो वेबसाइट लॉन्च नहीं कर सकते, कुटुंब ऐप नहीं कर सकते। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब फेयर काम होगा, और अगर अनफेयर होता है थोड़ा सा भी तो तुरंत सरकार ही हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देगी। पता है क्या आपको, हमारे आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला, मेरा बिगड़ने वाला है। तो वेबसाइट भी हम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं, पूरी पहली बार एसोसिएशन बनेगी ऐसी पूरे इंडिया लेवल की कि डॉक्टर्स के बाद पहली बार मेडिकल फील्ड में, इतनी बड़ी मेडिकल फील्ड नहीं, सभी फील्ड्स के हिसाब से, कि एकजुट ही रखा, इनको संगठन बनने नहीं दिया। नहीं तो कर्मचारी संघ क्या करते हैं, अब जैसे सीएचए वाले साथी थे, सीएचए वाले साथियों में 5 संगठन बना दिए थे इन्होंने शुरू में ही। कोई तो खुशराम जी से जुड़ा हुआ था, कोई दूसरे जो देवाराम जी से जुड़ा हुआ था, अलग अलग नर्सेज एसोसिएशन ऐसे बने हुए, सबके प्रदेशाध्यक्ष लगे, फिर उनकी ब्रांचेस बना दी, खोल दी अलग अलग। इस तरीके से मामला चल रहा था। उनकी क्या, उन्होंने क्या तुरंत करा लिए थे रजिस्ट्रेशन? नहीं, लेकिन वो लिया है किसी से, कोई किसी से लिया है, मर्ज हो गया, किसी से एफिलिएशन ले लिया, कुछ नहीं होता है। यूनियन कोई बड़ा 0% रोल, 1-2% रोल मानता हूं मैं तो यूनियंस का। बाकी रियलिटी तो ये है कि आपके नेता में दम होना चाहिए, आपके लीडर में दम होना चाहिए साथियों। अगर आपके लीडर में दम है तो 100% आपका कोई काम नहीं रुकेगा, 100% आपका हर एक काम होगा। तो साथियों, और आज तक हर काम हुआ है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं होती, सरकारी काम है, डिले होना कोई बड़ी बात नहीं होती। और साथियों 100% हम लोग जल्दी से जल्दी, आपकी सबसे ज्यादा, राजस्थान वालों की सबसे ज्यादा सैलरी होने जा रही है, 42,500 रुपए होने जा रही है। 2500 रुपए मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि भी योगा की छोटी मोटी क्लासेस है वो वहीं करनी पड़ती है। 10 एक सेशन होंगे, जिसके लिए आपको पर सेशन के हिसाब से 250 रुपए के हिसाब से और 2,500 रुपए ये जुड़ने वाले हैं आपके। तो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की सैलरी होगी तो वो सीएचओ की तो यहाँ इंडिया के अंदर हो, राजस्थान के अंदर होगी। और ये कोशिश करूंगा कि भी और जगह पे भी ये काम करवाने का काम करें। साथियों, जल्द से जल्द परमानेंट होंगे, क्योंकि बॉन्ड पेपर इसीलिए अपन ने नहीं हटवाया था 5 साल वाला, अगर वो उस वक्त 2 मिनट में हटवा देता मैं, लेकिन आप लोगों को परमानेंट कराना मूल उद्देश्य था मेरा, इसलिए उसके लिए नहीं हटाया था। तो चाहे जब हटा लेते, नहीं तो 5 साल वाला बॉन्ड पेपर वाला। तो साथियों, साथ बनाए रखें, साथ देंगे तो 100% सारे काम होंगे।
12 तारीख को जो आंदोलन है उसकी मैं आपको रूपरेखा बता दूंगा। अभी वापस एक बार कल आ जाऊंगा लाइव, सोमवार है कल शाम को, तो मैं जैसे भी बोलूं आप लोग तैयार रहें। एक बार आपसे निवेदन है, खास करके जयपुर वाले साथी लोग तैयार रहें एक बार के लिए 100%, क्योंकि हो सकता है आंदोलन की रणनीति किस हिसाब से क्या तय हो वो कल शाम को यानी सोमवार को यानी 11 तारीख को शाम को मैं लाइव आकर या पर्सनली वीडियो डालकर आप तक पहुंचा दूंगा शाम को 5 से 6 बजे के बाद, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर गाइडलाइन पहले जारी हो जाती है और हमारे 29 कॉलेजों का फंड भी आ जाता है तो